Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc Final Year Mathematics Third Paper Numerical Methods and Computer Fundamental. आज हमने अपना चैप्टर 1 जो है स्टार्ट कर दिया है. ओके, तो जो कि हमारा चैप्टर है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें हम जो है कंप्यूटर को एक तरीके से बेसिक तरीके से जानेंगे कि क्या है. ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखो, फर्स्टली जो कंप्यूटर है, वो जो वर्ड कंप्यूटर है वो बना हुआ है आपका कंप्यूट से. ठीक है, जो कि बोरो हुआ था 1631 में फ्रेंच से, और इसका मतलब होता है टू काउंट. ठीक है, और सिंपली अगर आपने जो आज तक कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी है वो है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि स्टोर करती है, प्रोसेस करती है डाटा को और प्रोग्राम करती है इंस्ट्रक्शन के थ्रू. यानी कि पहले आप इनपुट देंगे, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर आपको आउटपुट मिलेगा, है ना. ठीक है, तो 10 ए मशीन जो कि एक्सेप्ट करे इनपुट और प्रोसेस करे अकॉर्डिंग टू जितने मतलब स्पेसिफाइड रूल है और प्रोड्यूस करे आउटपुट, तो उसे हम क्या कहेंगे, मशीन, यानी कि कंप्यूटर मशीन. ठीक है, यानी कि कंप्यूटर. तो कंप्यूटर के जो है वो कॉम्बिनेशन होता है 5 एलिमेंट का. तो ये यानी कि ज़रूरी होनी चाहिए. क्या? हार्डवेयर होना चाहिए फिज़िकली, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, पीपल और यूज़र. ठीक है, जैसे यूज़ करेगा, प्रोसीजर, डाटा, इंस्ट्रक्शन. तो ये आपके 5 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अब जो कंप्यूटर है वो फास्ट और एक्यूरेट और रिलायबल है. मतलब कि फास्ट होता है, सारी कैलकुलेशन हमारे मुकाबले बहुत ही फास्ट करता है, और रिलायबल है यानी कि विश्वसनीय है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं. ठीक है, इस पर मतलब कोई शिकायत आने वाली कोई बात नहीं है, कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी हमारी, है ना. और ये जो है प्रोग्राम करता है कॉम्प्लेक्स से, मतलब बहुत ही जो हार्ड कैलकुलेशन वगैरह होते हैं जो हमसे नहीं हो पाती वो ये कर देता है ना. ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर की क्या होती है. वो होती है ये 5. स्पीड हो गया, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीय, मेमोरी कैपेबिलिटी और वर्सेटिलिटी, मतलब जो कि अलग अलग फील्ड में एक ही टाइम पे वर्क करे. स्पीड यानी कि कितनी स्पीड से चल रहा है, एक्यूरेट कितना है और कितना इस पर भरोसा किया जा सकता है, और कितनी मेमोरी ये मतलब मेमोरी में स्टोर कर सकता है, और अलग अलग फील्ड में एक टाइम पे वर्क कर सकता है. तो देखो, जो स्पीड होता है कंप्यूटर वो बहुत ही फास्ट मशीन है, अभी बताया आपको. तो जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो मिली सेकेंड पे, माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड और पीको सेकेंड पे होती है. ठीक है, 1 मिली सेकेंड इक्वल होता है 10⁻³ सेकेंड, और 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल होता है 10⁻⁶ सेकेंड, और जो नैनो सेकेंड होता है वो होता है 10⁻⁹ सेकेंड, और 1 पीको सेकेंड जो होता है वो होता है 10⁻⁻12 सेकेंड. ठीक है, जो प्रेजेंट जो कंप्यूटर की जो स्पीड अब जो चल रही है फ़िलहाल वो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. ठीक है, MIPS. एक्यूरेसी, वो कितना एक्यूरेट है. देखो, कंप्यूटर जो है इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट है और बहुत ही एक्यूरेट होता है, जबकि कभी भी कंप्यूटर से कोई भी गलती नहीं हो सकती. कैलकुलेशन में गलती कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं करेगा. अगर मान लो सपोज़ आप इनपुट ही जो उसे गलत दे रहे हैं, यानी कि जो आप डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन आप उसे दे रहे हैं वो ही गलत हैं, तो इसमें कंप्यूटर का कोई फॉल्ट नहीं है, वो हमारी गलती है. हमारी गलती की वजह से जो है मिस्टेक आई है. तो एक्यूरेट, वरना हमारा कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट ही देता है. ठीक है, कभी भी उससे मिस्टेक नहीं होती. तो देखो वही लिखा है, इट इज़ द ह्यूमन जो इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को, प्रोवाइड कराता है डाटा, जो कि जिसकी वजह से गलतियाँ हो जाती हैं, है ना. हाउएवर, जबकि वरना एरर जो है जिसकी वजह से कंप्यूटर में अकर हो जाते हैं. ठीक है, दीज एरर मेनली टू ह्यूमन की वजह से होते हैं, ना कि टेक्नोलॉजिकल वीकनेस की वजह से. ठीक है, अगला जो है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी क्या होता है, द रिज़ल्ट जो है कंप्यूटर का वो रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है कि झूठ बोल देगा. ठीक है, यानी कि ना तो ये कभी थकता है, ना इस पर कोई मतलब कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है कि जिसका ध्यान नहीं था इस वजह से गलत हो गया. ये सब हम ही कर सकते हैं कि हमारा ध्यान नहीं था इस वजह से वो गलत हो गया. लेकिन कंप्यूटर कभी भी ना तो थकता है, ना ही इसका ध्यान कहीं भी भटकता है. ठीक है, तो यानी कि विश्वसनीय है, विश्वास हम कर सकते हैं पूरा इसके रिजल्ट पे जो आएगा. ठीक है, अगला देखो, मेमोरी कैपेबिलिटी क्या होती है. जो कैपेबिलिटी होती है स्टोरेज ऑफ स्टोरेज में एक वेरी यूज़फुल होती है, यानी कि
कंप्यूटर जो है स्टोर करके रखता है एंड रिकॉल करा देता है एनी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब जैसे कि हमें कुछ भी रखना हो इसमें, हम इसमें वो डाल सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत हो तब हम वो इसमें देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। जबकि अगर हम खुद कुछ बात याद रखते हैं वो भी हम भूल सकते हैं काफ़ी टाइम में, लेकिन अगर इसमें हम रखते हैं तो हमें जब भी इसकी नीड होगी हम उसे देख सकते हैं, है ना। तो वही लिखा है कि ए कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी की वजह से, और इट कैन रिटेन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज यूज़र डिज़ायर, एंड जो यूज़र को जब नीड होगी उसकी ये तब हमें उसे प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, देखो वर्सेटिलिटी क्या होता है कि एक ही टाइम पे अलग अलग फील्ड में वर्क करना। अब जैसे हम लोग एक टाइम पे एक काम कर सकते हैं, लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, पर मतलब कि याद कर रहे हैं तो याद कर सकते हैं। मतलब वैसे वो बात अलग हो गई, खाना खा रहे हैं वो बात अलग है कि आप टीवी भी चल रहा है खाना भी खा रहे हैं। लेकिन वैसे अगर कोई आप काम करने लगे तो एक काम ही आप सही से कर सकते हैं। अगर 2-3 काम एक साथ कर रहे हैं तो उसमें हर काम आपका एक्यूरेट नहीं होगा, है ना। तो लेकिन वर्सेटिलिटी कंप्यूटर जो है हर काम जो है अच्छा और बिल्कुल सही करता है। कैसे कि एक मोमेंट पे तो ये रिज़ल्ट बना रहा है एग्जामिनेशन का, उसी नेक्स्ट मोमेंट पे ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल बना रहा है। और आपने कंप्यूटर यूज़ भी किया होगा तो हम एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन हम चला सकते हैं, है ना, एक साथ चल सकते हैं। जैसे एक तरीके से आप टाइपिंग कर रहे हैं मान लीजिए पावर पॉइंट में, और साथ साथ आपने वीडियो सॉन्ग चला रखे हैं, तो वहाँ पर जो आपकी एक तरीके से 2 एप्लीकेशन एक साथ चल रही हैं ना। अब देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, जैसे कि आपको पता भी होगा कंप्यूटर में जो जनरेशन है वो हमें ये बताती है कि कितना इम्प्रूवमेंट आया एक तरीके से टेक्नोलॉजी में, है ना। और ये प्रोवाइड करवाती है हमारे को फ्रेमवर्क ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री की कितनी वो आगे बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली हमारी 5 जो है कंप्यूटर जनरेशन होती है। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन है वो है 1942 से 1958 तक, जो है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार जो है आपकी ये आई थी। इसमें जो आपका 150 किलोवाट का एनेक बना था, ठीक है, 1946 में, जिसमें जो है आपकी 70,000 रजिस्टर एंड 1 यानी कि 18,000 आपके वेव्स यूज़ किए गए थे। बहुत ही बड़ा साइज़ में था ये और लेस कैपेबल था जो कि आज के जो पीसीज चल रहे हैं उनके मुकाबले। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में जो है कंप्यूटर जो है यूज़ करते थे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, क्योंकि आपका ऑप्शनल पेपर है तो इस बार आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आपका फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था। ठीक है, यानी कि या फिर वैक्यूम ट्यूब, तो यही आता है बेसिकली कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेव्स या वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और या फिर लैंग्वेज आ जाती है कि कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है फर्स्ट जनरेशन का, वो है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, देखो फर्स्ट जनरेशन के जो एग्जाम्पल हैं वो है एनिक, एडवेक और एडसेक और यूनिवेक। ठीक है, फर्स्ट जो इसमें ये पॉइंट के थ्रू अगर हम देखें तो वैक्यूम ट्यूब हो गया, स्लो इनपुट और आउटपुट होता है इसमें, कंप्यूटर प्रोग्राम विद मशीन लैंग्वेज और सिंबॉलिक लैंग्वेज के थ्रू चलते हैं, बल्कि होता है साइज़ में, मतलब एक रूम के बराबर इसको इंस्टॉल करने के लिए जगह चाहिए आपको, और ड्रम यूज़ हुए थे इसमें प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे। ठीक है, सेकंड जनरेशन जो आपकी वो थी 1959 से 1964 तक जो चली थी। ठीक है, द सेकंड जनरेशन जो है कंप्यूटर की वो 1959 में आपकी चली थी। ठीक से स्टार्ट हुई थी एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो इस जनरेशन में कंप्यूटर जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बने थे जिनको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, और जो ट्रांजिस्टर थे वो बहुत ही चीपर थे, यानी कि चीपर थे और फास्टर थे, रिलायबल थे और स्मॉलर थे साइज़ में। ठीक है, और जो है कंज्यूम लेस पावर लेते थे कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। तो अगर अभी आपसे देख लिया जाए कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुए थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे, सेकेंड जनरेशन में अब आपके ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आपकी जो है मशीन लैंग्वेज या फिर सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ हुई थी, जबकि सेकेंड जनरेशन में आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई है। ठीक है, देखो आगे ये रहा, और फर्स्ट जनरेशन में आपका एनिक बना था। सेकेंड जनरेशन का जो एग्ज़ाम्पल है वो है IBM 146। ओके, तो अब आपको क्लियर हुआ। तो IBM 146 बना था इसमें। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई थी, इसे हम ऑटो कोडर भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि अवेलेबल थी।
एग्जाम्पल जो है सेकंड जनरेशन के वो है IBM 700, एटलस, TCL 1901। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर इसे हम, तो ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ हुए थे, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई थी, फोर्टन एंड कोबोल। ठीक है, मोर देन 10 टाइम फास्टर थी फर्स्ट जनरेशन से और रिक्वायर लेस पावर टू ऑपरेट। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता भी होगा, ज़ीरो जो है फॉल्स होता है या फिर नेगेटिव या ऑफ, 1 ट्रू या पॉजिटिव, ठीक है, या फिर ऑन। ठीक है, और जो डोज था वो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखो थर्ड जनरेशन आपकी वो थी 1965 से 1971 तक। तो इन 1964 में देयर केम है IC इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज़ हुए थे। देखो फर्स्ट जनरेशन में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स यानी कि वो यूज़ हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन में आपकी सेमीकंडक्टर यानी कि ट्रांजिस्टर यूज़ हुए। अब थर्ड जनरेशन में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द कंप्यूटर जो है इस टेक्नोलॉजी में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ही कहा गया था, इसको ये बोल रखा है। और जो पॉपुलर कंप्यूटर था इस इरा का वो था IBM 360। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के जो एग्जांपल हैं इसमें थर्ड जनरेशन में वो था IBM 360 और 370 और NCR 395। ठीक है, सम फीचर देख लेते हैं थर्ड जनरेशन के। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें यूज़ जो हुआ था, ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर दिए गए थे इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू, और पहली बार इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूज़ हुआ था। और इम्प्रूव इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट भी काफ़ी अच्छा रहा और आउटपुट भी आपका, और मिनी कंप्यूटर डेवलप हुए इसी थर्ड जनरेशन में। ठीक है, जो फोर्थ जनरेशन थी वो 1971 और 1985 में आपकी यूज़ हुई थी, मतलब कि आई थी आपकी। ड्यूरिंग द फोर्थ जनरेशन जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे वो रिप्लेस कर दिए गए थे LSI से, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से। इट्स कैपेबिलिटी जो है 1000 तक थी। ठीक है, ट्रांजिस्टर के मुकाबले। ठीक है, यानी कि 1 LSI इक्वल होता था 1000 ट्रांजिस्टर के। ठीक है, अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं इसके। तो वो बहुत ही चीपर थी ये और मोर रिलायबल थी, और जनरल पर्पज़ मशीन के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते थे। यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर था और यूज़ ऑफ वेरी लार्ज स्केल हम इसे यूज़ कर सकते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि VLSI। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन आपकी 1985 से जो चल रही है। ठीक है, इन दिस जनरेशन में जो है यूज़ हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही फास्टर है बाकी मुकाबले। ठीक है, इसमें जो आपके ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, डाटा, ये सब आपके प्ले हो सकते हैं, है ना, ये सब चल सकते हैं। और इसके फीचर देख लेते हैं। तो चीपर होती थी और सुपर और अल्ट्रा जो पर्सनल कंप्यूटर वो भी इसमें बने थे। मोर रिलायबल है, हाई स्पीड है और जनरल पर्पज़ मशीन है, फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है यूज़र, और कॉस्ट भी काफ़ी कम है सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज़ हुई थी और लार्ज स्टोरेज फैसिलिटी भी है इसमें, और मल्टी पॉइंट इनपुट और आउटपुट। ठीक है, अब देखो IPOS मॉडल क्या है। IPOS मॉडल है कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, इनकी IPO मॉडल जिसको हम IPO प्लस S कह देते हैं। ठीक है, ये जो मॉडल है वो फंक्शन मॉडल है, और जो IPO जो है आपका मेनली यूज़ होता है चार्ट टेबल जो आइडेंटिफाई करता है उसके लिए। ठीक है, इट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग स्टेप इसमें होते हैं, वही आपका बिल्कुल ये आइडेंटिफाई करता है चार्ट और टेबल को। फिर जो है आप जो इनपुट देंगे फिर उस हिसाब से आउटपुट आएगा प्रोसेसिंग होने के बाद, और जो स्टेप पे इसमें ज़रूरत होगी वो इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, जो कंपोनेंट होते हैं IPOS मॉडल के वो देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया आपको IPOS, I यानी कि इनपुट, P प्रोसेसिंग, O आउटपुट और S स्टोरेज। ठीक है, I इनपुट यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ आप इसको दे रहे हैं वो क्रिएट करेगा प्रोग्राम उसी हिसाब से। प्रोसेसिंग, फिर जो आपने इसको इनपुट दिया है वो ये मतलब उस पर प्रोसेसिंग चलेगा कि जिस हिसाब से आपको इसकी नीड है कि क्या काम आपको उसके करना है जो आप इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो सपोज़ आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर यानी कि कीबोर्ड से। ठीक है, कंप्यूटर में तो वहाँ पे वो प्रोसेसिंग भी करेगा जो आप काम कर रहे हैं, फिर आउटपुट देगा आपको। पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आप उसे चाहे
प्रिंट भी कर सकते हैं, है ना, तो आउटपुट मिलेगा। रिजल्ट जो है आपका प्रोसेसिंग जो कि एग्जिस्ट करेगा सिस्टम। स्टोरेज अगर आपको वो आपके सिस्टम में भी रखना है तो वो लोकेट कर सकते हैं आप कहीं भी, ठीक है। अगला देख लेते हैं इनपुट यूनिट। आपको पता भी होगी जैसे कि इनपुट यूनिट वो होती हैं जिससे हम कॉमनली ये मान लीजिए जिससे हम यूज़ करके कुछ भी कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं। कैसे? जैसे कीबोर्ड हो गया, आप उसे टाइप करेंगे तो जो आप लिखना चाह रहे हैं वो जा रहा है सीधे अंदर। माउस हो गया, माउस आप अंदर घुस के थोड़ी ना उसमें लिख रहे हैं, वो तो आप कीबोर्ड से लिखते हैं सीधा आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है, तो वो इनपुट है। और आउटपुट में ये होता है कि जैसे कि आपको आपके पास आ गया है, जैसे कि एप्लीकेशन आपने लिखी प्रिंटर से वो निकल गई, हार्ड कॉपी में आपके पास वो आ गई, तो वो आपका आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से आप इसे समझिएगा, ठीक है। तो इनपुट यूनिट जो डाटा मस्ट बी एंटर हुआ है इनटू कंप्यूटर बिफोर प्रोसेसिंग मे टेक प्लेस मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस, ठीक है। देख लेते हैं कीबोर्ड है, जैसे कि मोस्ट इनपुट डाटा जो कि एंटर होता है कंप्यूटर में कीबोर्ड का यूज़ करके, है ना, और ये सिमिलर होता है टाइपराइटर की तरह। मोस्ट टाइपराइटर एंड कंप्यूटर कीबोर्ड जो होते हैं वो क्वाड्री कीबोर्ड की तरह होते हैं। सब न्यू कीबोर्ड आ रहे हैं जिनमें आप 110 कीज़ आ रही हैं, वरना कॉमनली 104 होती हैं, ठीक है। मोस्ट कीबोर्ड जो है की देख लेते हैं हम क्या होती है। देखो फंक्शनल की जो होती है वो होती है F1 F2 F3 जो होती है सारी आपकी फंक्शनल की होती है, ठीक है। कर्सर की जो होती है वो आपकी होती है ये जो इस तरीके से एरो वाली होती है ना, ये कर्सर की होती है। एंटर, स्पेस बार, एज की आपकी कर्सर मूवमेंट की होती है, ठीक है। न्यूमेरिक की जो है आपकी वो होती है 0 1 2 3 4 इस तरीके से जो होती है। अब वॉइस इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, पॉइंट डिवाइस जो है वो भी इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है, टच स्टोन डिवाइस भी इनपुट डिवाइस है, और जॉयस्टिक भी आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, और CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब भी आपकी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट यूनिट क्या है? जो मोस्ट आउटपुट कैन बी डिवाइड है दो कैटेगरीज में, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो है जो आप मॉनिटर पे देख सकते हैं, जैसे कि आपने एप्लीकेशन ये लिखी मान लो सपोज पावर पॉइंट से, तो वो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ठीक है। और हार्ड कॉपी आप उसे प्रिंट करके निकाल सकते हैं, है ना, पेपर पे, तो वो हार्ड कॉपी हो गई। तो इनकी सॉफ्ट कॉपी क्या है? इज़ आइडियल व्हेन यू आर राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, या फिर आप कोई गेम खेल रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं क्लिप, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ देख रहे हैं, तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी हो गई, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मॉनिटर की, है ना। ऑन द अदर हैंड हार्ड कॉपी क्या, जो आप टच कर सकते हैं, ले जा सकते हैं कहीं भी, सम जैसे कि फॉर्म ऑफ पेपर, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आउटपुट डिवाइस जो है वो इस तरीके से है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोटर हो गया, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्शन हो गया, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम हो गया, ये सब। और मेमोरी और इट्स टाइप देख लेते हैं अब इसकी। मेमोरी जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, या फिर आप मेन मेमोरी इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट होता है माइक्रो कंप्यूटर का जो कि होल्ड करता है प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग डाटा की और इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। यानी कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेमोरी में ही जाएगी। जो कैपेसिटी होती है मेमोरी की वो होती है होल्ड करना डाटा को और प्रोग्राम करना इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर्स में एक साथ, ठीक है। जो ओरिजिनल IBM PC है वो भी वो होल्ड करता 640,000 कैरेक्टर, ठीक है, डाटा इंस्ट्रक्शन के ओनली। बट जो मॉडर्न कंप्यूटर अब जो चल रहे हैं वो मिलियन इवन बिलियन कैरेक्टर भी जो है अपनी मेमोरी में रख सकते हैं, ठीक है। जो टाइप है मेमोरी के वो रैम है, रोम है, प्रोम है, EPROM है, ठीक है। अभी इन्हें जान लेते हैं क्या है। रोम जो है आपका वो होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है, इन रीड ओनली मेमोरी इन्फॉर्मेशन जो है परमानेंटली स्टोर हो जाएगी, यानी कि आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है वो पहले ही ऐसे रहेगा। आप इसमें कुछ भी ना टाइप कर सकते ना राइट कर सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते आप, जैसा है वो वैसे ही रहेगा, तो इसीलिए इसे परमानेंटली स्टोर कहते हैं। और इवन अगर आपका स्विच ऑफ हो जाता है, लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें आपको स्टोर रहता है, ठीक है, रोम में। दिस मेमोरी कैन ओनली रीड की जा सकती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इसमें हम लिख सकें कुछ, दैट्स वाई इसी वजह से हम इसे जो है रोम कहते हैं, ठीक है। जब पावर स्विच ऑफ हो जाए तब भी जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है इनसाइड द रोम वो कभी भी लॉस नहीं होती, ठीक है, जबकि रैम के केस में ऐसा हो जाता है। इन मेमोरी को हम कहते हैं फाइल स्टोर्स भी कह देते हैं, परमानेंट स्टोर भी कह देते हैं, और डेड स्टोर भी कह देते हैं। जो स्पेशल टाइप जो हार्ड डिस्क है वो रोम ही है,
और इसको नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं, ये भी आपको ऑप्शनल में आया है, ठीक है। और जिसमें कि डाटा स्टोर हो जाता है परमानेंटली और कभी भी जो है आपका बदला नहीं जा सकता किसी प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। और बेसिकली 2 टाइप के आपके होते हैं ये मेमोरी जो है प्रोग्राम और यूज़र प्रोग्राम, ठीक है। देखो प्रोम जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। प्रोम में क्या है कि आप जो है रोम था उसमें आप जो है प्रोम में एक बार चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रोम है, रोम में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते। रोम जो है आपका उसमें क्या है आप एक बार चेंज कर सकते हैं, जबकि रोम में सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, ना उसमें राइट कर सकते हो, कोई भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन प्रोम में हम कर सकते हैं। तो फिर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं इसके बाद ये आई उसकी कमी थोड़ी पूरी करने के लिए। तो प्रोम जो है वेरिएशन है रोम का ही। इन द रोम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम कस्टमर मॉडिफाई कर सके उसमें प्रोग्राम या फिर स्टोर कर सके रोम चिप में, जबकि इसमें पॉसिबल है। लेकिन इसमें भी ये था कि आप एक बार ही इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक बार ही आपने जो चेंज लाना था ला दिया, फिर वो भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल फॉर यूज़र टू कस्टमाइज द सिस्टम बाय कन्वर्टिंग उसका खुद का प्रोग्राम माइक्रो प्रोग्राम में एंड स्टोर कर सकता है वो प्रोम में। लेकिन ये भी जो है इंफॉर्मेशन एक बार जो चेंज हो गई है इनकी प्रोग्राम हो गया है वो भी दोबारा चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि एक बार जो रिकॉर्ड हो गया है, हाउएवर वंस द चिप हैज़ बीन प्रोग्राम एंड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम के लिए क्या ईपी रोम आया, यानी कि इरेज करेगा वो। क्या इन रोम और रोम चिप में और प्रोम में जो है आपका इरेज नहीं हो सकता था। रोम में तो राइट ही नहीं हो सकता था और जो है प्रोम में भी राइट नहीं मतलब राइट होता था, लेकिन एक बार ही कर सकते थे सिर्फ। तो उसके लिए आपका ईपी रोम आ गया। इसमें क्या था जो चिप जो इन्फॉर्मेशन है जो स्टोर होती थी वो चेंज नहीं हो सकती थी, है ना। तो जबकि अगर ईपी रोम आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ईपी रोम इंफॉर्मेशन इरेज कर जा सकती है बाय एक्सपोजिंग द चिप। किस तरीके से, इसको कुछ टाइम के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट में आप रख दीजिए, ठीक है। तो आपका वो सारा उड़ जाएगा, ठीक है। एंड हाई वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पल्स दे दीजिए तो भी उड़ जाएगा। इन ईपी रोम चिप कैन बी इरेज हो सकती है इन्फॉर्मेशन जो स्टोर हुई है, एंड चिप कैन बी रीप्रोग्राम की जा सकती है और स्टोर की जा सकती है उसमें नई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो है ना अच्छी, ठीक है। अब देखो रैम देखते हैं। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें आप ये जो है वो टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, मतलब कि टेम्प्रेरी है ये बस, ठीक है, परमानेंट नहीं है इसमें। यानी कि अगर लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो इसकी जो स्टोरेज थी यानी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करी वो उड़ जाएगी, ठीक है। इट यूजुअली मीन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जबकि जो आपकी रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है ना। फिजिकली जो मेमोरी है ये कंसिस्ट करती है सम इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप तथा कंप्यूटर मदरबोर्ड जो है वो डिज़ाइन किया जाता है इस मैनर में कि जिससे कि उसमें उसकी मेमोरी कैपेसिटी के हिसाब से, यानी कि ईजिली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम मेमोरी जो है चिप लगा सकें। इन दिस मेमोरी वी कैन चेंज कर सकते हैं एड इन्फॉर्मेशन etc, मतलब कि इसमें कोई चक्कर नहीं है कि जी एक बार डाल दिया तो वो एक बार डाल दिया तो वो इरेज नहीं हो सकता। इसमें आप कितनी बार कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें से गायब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आखिर हमारा है क्या, चैप्टर का नाम यही था बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कंप्यूटर डिपेंड करता है उसके सर्किट पे, हार्डवेयर डिज़ाइन पे और उसके साइज़ पे, ठीक है, स्पीड पे, कैपेसिटी पे, बट सेम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के वो क्या है, सबका यही है कि इंस्ट्रक्शन या डाटा लो, यानी कि इनपुट डिवाइस जो है वो यूज़ होगी या फिर इनपुट यूनिट जिसे कह देते हैं। जो पार्ट है कंप्यूटर का जो कि स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, उसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। जो प्रोसेसिंग होगी डाटा की वो होती है कंप्यूटर, वो जो कंप्यूटर करता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से, यानी कि सीपीयू, और जिसको हम हार्ट भी कहते हैं, और वो जो है नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जो इनपुट और आउटपुट है डिवाइस हैं वो पेरिफेरल यूनिट भी कही जाती हैं एंड प्रोवाइड कराती हैं कम्युनिकेशन लिंक मैन और कंप्यूटर के बीच, ठीक है।
जो कंप्यूटर सिस्टम है वो परफॉर्म करता है 5 बेसिक ऑपरेशन जो कि कन्वर्ट करते हैं रो इनपुट डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में और प्रेजेंट करता है यूज़र को। ठीक है, ये है वो क्या, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, अब बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये डायग्राम है आपका पूरा जो है, आप जो इसे, क्योंकि मैं हर वीडियो का PDF का लिंक दे देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसे वहाँ से बना सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसे ही बना सकते हैं वीडियो रोक के, तो आप ऐसे भी बना लीजिएगा। ठीक है, वैसे आपका जो है इस बार ऑप्शनल पेपर है, पर आपको बताना चाहिए भी। देखो प्रोग्राम एंड इनपुट डाटा, फर्स्टली आप क्या करेंगे, इनपुट देंगे। ठीक है, इनपुट जो है आपका वो जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास। यहाँ पे जो है अगर आपकी जो है कैलकुलेशन होनी है, ठीक है, तो वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा, वरना सीधा आपका जो है प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट निकल जाएगा। तो देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU का आपका डायग्राम दिया था। अब देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। ऑल कंप्यूटर हैव सेंट्रल प्रोसेसर, सेकेंडरी स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, अब 3 तरीके से ये पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वर्क ग्रुप सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन वाइड सिस्टम। पर्सनल में जो हम डेली यूज़ करते हैं PCs, ठीक है, माइक्रोज, लैपटॉप, नोटबुक, ठीक है, जो हैंड होल्ड जो कंप्यूटर होते हैं और या फिर पेन बेस्ड कंप्यूटर होते हैं, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गए। वर्क ग्रुप यानी कि जो आप मिड रेंज या फिर मिनी कंप्यूटर वर्क स्टेशन पे यूज़ होते हैं वो। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम यानी कि काफ़ी वाइड, जैसे साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम। ठीक है, तो ये हो गए। नोट पॉइंट जो है ये है, सुपर कंप्यूटर जो है लार्ज मेमोरीज होती हैं और हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है। ये जो है प्रोसेस कर देते हैं, इनका जो प्रोसेस होता है वो बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पे चलता है। और जो प्राइमरी डिसएडवांटेज है सुपर कंप्यूटर की वो है कि हाई कॉस्ट होती है इसकी। ठीक है, अब अगला देखो स्टोरेज यूनिट क्या है। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन भाई वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, यानी कि जो कहाँ स्टोर हुआ है। ठीक है, तो वो है स्टोरेज यूनिट आपकी। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड जो कंप्यूटर में हुआ है इनपुट यूनिट के थ्रू, वो स्टोर होगा कंप्यूटर में। ठीक है, बिफोर एक्चुअल प्रोसेसिंग होने से पहले कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तभी तो वो काम करेगा। तो वो आपका होता है प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी में आपका आएगा, इसको हम मेन मेमोरी भी कह देते हैं, जो कि रोम आएगी, है ना, जो कि होल्ड करेगा प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें हम चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, इसमें आपका सेकेंडरी स्टोरेज को हम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कह देते हैं, इज़ यूज टू टेक केयर ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी स्टोरेज की जो कमियां हैं वो ये पूरी करता है। इट कैन रिटेन इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ। देखो जो प्राइमरी स्टोरेज है यानी कि रैम, प्राइमरी स्टोरेज आपकी रैम है। ठीक है, हाँ, प्राइमरी स्टोरेज आपकी रैम है और सेकेंडरी रोम है। ठीक है, तो जो प्राइमरी स्टोरेज है वो आपकी मेन मेमोरी, यानी कि जो प्राइमरी स्टोरेज है, देखो मेनली आप ये भी ये समझो कि प्राइमरी स्टोरेज जो है आपकी, अगर आपका सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है बाई चांस, तो वो हम जो है वो इरेज हो जाता है इसमें। ठीक है, यानी कि वो रहता नहीं है, एक तरीके से इसमें रैम यूज़ बोल सकते हैं आप कि रैम है। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज में आपका जो है कंप्यूटर मेन मेमोरी कहलाता है और ये पीसेस कुछ इंस्ट्रक्शन के रखता है, लेकिन अगर आपका स्विच ऑफ हो जाता है या रीसेट, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी सारी उड़ जाएगी। सेकेंडरी स्टोरेज जिसमें आप रोम ले सकते हैं, तो वो आपका क्या है कि जो अगर आपका स्विच ऑफ हो भी जाता है तब भी इसमें वो इन्फॉर्मेशन रहेगी, या फिर हम वापस भी ला सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी स्टोरेज होता है। अब देखो ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन वाला जो भी पार्ट होगा वो ALU में होगा, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ प्लेस जहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शन का, कैलकुलेशन जहाँ पे परफॉर्म होती है, एंड ऑल कंपैरिजन आर मेड। ठीक है, इन ALU जो डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो जो कि स्टोर होते हैं प्राइमरी स्टोरेज में बिफोर प्रोसेसिंग से पहले, वो ट्रांसफ़र होते हैं एंड वैन जब ज़रूरत होती है, अगर ALU की यानी कि क्या ज़रूरत है तभी परफॉर्म होंगे वहाँ पे। ठीक है, 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं वैसे तो, लॉजिकल ऑपरेशन, कंपैरिजन, जैसे कि लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये होते हैं। ठीक है,
अब देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU जो होता है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कंबाइन कर दें तो हमारा CPU बन जाता है, ठीक है। तो जो CPU है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन कंप्यूटर सिस्टम जो ऑल मेजर कैलकुलेशन है वो सारी इसी में होती है, CPU में, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, सारा कंट्रोल करता है जो ऑपरेशन। पॉइंट और देख लेते हैं। देखो फर्स्ट काउंटिंग टूल जो है या फिर फर्स्ट काउंटिंग जो था वो था एबेकस। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो था वो एनिक था। और जो फर्स्ट मशीन जो सक्सेसफुली परफॉर्म करी जिसने लॉन्ग सीरीज ऑफ अर्थमेटिक, वो थी आपकी मार्क फर्स्ट, ठीक है। एंड लॉजिक ऑपरेशन जिसने मतलब लॉजिक ऑपरेशन पे चलाया। फादर ऑफ कंप्यूटर आपको पता ही होगा, चार्ल्स बेबेज है। इन द फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी और असेंबली लैंग्वेज जो कि बेस है मशीन लैंग्वेज पे, ठीक है। एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो का PDF का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लाइक, शेयर, subscribe. Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay, thank you.